कि जब अपन से कुछ स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट के अंदर भी वो टॉपिक पर चले गए, तो वाकई में एक ऐसे टॉपिक का नाम लो जो कि अपन को एक्चुअल में आता हो। जैसे मान लो हाँ आपने ह्यूमन बॉडी बोला, ह्यूमन बॉडी की बजाय आप ब्लड सिस्टम भी तो बोल सकते थे, है ना? कहने का हाँ, मतलब और स्पेसिफिक भी तो हो स्पेसिफिक सकते थे। और जैसे स्पेसिफिक हो जैसे मैं जाता आपको है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कल परसों मेरे पास में कोई कैंडिडेट आए, यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल उनका हुआ है। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपने हॉबी क्या भरी है? नॉवेल पढ़ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट 10 नॉवेल मुझे बताओ कौन से पढ़े हैं। तो उन्होंने मुझे 10 नॉवेल के नाम बताए, सारे के सारे इंडियन नॉवेल्स थे। तो मैंने उनको कहा कि आप नॉवेल पढ़ने की बजाय आप कर दो इंडियन नॉवेल पढ़ना। उससे क्या हुआ कि आपने और स्पेसिफाई कर दिया, आपने हम्म, उनके डायमेंशन को कम कर दिया। तो जब आपसे हम्म, स्पेसिफिक कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप पढ़ाते हो, तो आप उसमें ऐसे टॉपिक का नाम लो जो कि वाकई में आपको बहुत अच्छे से आता है, भले ही उसको और स्पेसिफाई कर दो। आपको क्या अच्छा लगता है, फिर भी नहीं आए थे, वो वीक पॉइंट था मेरा। और एक सवाल हाँ। और पूछा, जैसे उस टाइम एक न्यूज में आई थी, दो अध्यापक थे, उन्होंने स्कूल में वो पिंस ड्रग्स, एमडी ड्रग्स, तो उसका मेरे को ये पूछा कि उसका मतलब क्या प्रोसेस होती है। अब उसका जो वो सूत्र बहुत बड़ा था, सूत्र मैंने कहा अगर इसको याद भी करेंगे तो बाद आगे भूल जाएंगे, तो मैंने वो याद ही नहीं किया और वो पूछ लिया मेरे से। पहली बात तो हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि यदि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते, 2 4 5 10 क्वेश्चन तक भी नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू पर बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डिपेंड करता है आपने उसके आगे के क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया है। नहीं दो मेरे चार साथ पांच क्वेश्चन नहीं आना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता। 40 50 सवाल तो पूछे जाते हैं, उसमें से यदि अपने को 5 10 यानी कि 10 20% भी नहीं आते, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको लग रहा है कि वो 2 क्वेश्चन नहीं है, शायद उसकी वजह से नंबर नहीं दिए, पर मैं ये कहूंगा कि आप एक बार पूरे इंटरव्यू को और एनालिसिस करेंगे ना, तो शायद इसके दूसरे कारण निकल के आएंगे। और एक गलती और हुई, जैसे मैं इंटरव्यू का खत्म हुआ तो मैं बाहर आया, तो मेरे जो वो गेट है ना, वो गेट हुआ ही नहीं ऊपर मेरे से। तो उन्होंने किया वो, हम्म। उनके मैंने भी आ गया कि बिल्कुल ये हो गया तो गेट ओपन नहीं हुआ, 5 सेकंड तक नर्वसनेस में ऐसा गेट। होता है, नर्वसनेस में ऐसे होता है। और मैंने बेसिक एटिकेट्स वाली जो क्लास है ना, उसमें इस बात को बताया भी था। और मैंने अपना एक एग्जांपल भी दिया था कि मेरा जब इंटरव्यू था, जो फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें मैं थैंक यू बोल के आना भूल गया, है ना? तो अपन इस पे और डिस्कस करेंगे। आप जब 1 to 1 में आओगे ना, तो आपके जो पर्सनल इश्यूज है उसको अपन वहां पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आज एसआईआर का सेशन हुआ, उसमें आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो किसी आप मॉक देने गए वहां पर आपसे पूछा हो, या फिर आपने कहीं और पढ़ा हो और आपको उसका आंसर यदि नहीं पता है, तो पहले तो वो पूछ लो। उसके बाद में आप अपने कुछ पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकते हो। और उसके बाद में जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा जो आज अपन एसआईआर पे डिस्कस किया कि आपको आंसर करना होता तो किस प्रकार से करते हैं। तो सेशन का पहला हिस्सा रखते हैं, एसआईआर पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। हिसाब से मैंने ऐसे ठीक ठाक पढ़ ली, तैयार कर ली। जो भी अपनी पूरी प्रोसेस चल रही है, अपन क्लासेस ले रहे हैं या फिर कुछ जो भी चीजें चल रही है, उसमें आपको लगता है कि कुछ और ऐड ऑन किया जाना चाहिए, सर ये भी तो करवाओ, ये भी तो करवाओ। आप लोगों के बड़े वो रहते हैं, सर ये भी पढ़ाया जाए, ये भी बताया जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको डेली के करंट अफेयर के क्लिप्स दे रहे हैं, है ना? तो उसको आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, डिस्ट्रिक्ट कैसे प्रिपेयर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले तो ना जो आपको बेसिक में अभी तक मैंने जो बताया, स्टेट का, अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रिपेयर करना, करंट अफेयर के बारे में कुछ टॉपिक प्रिपेयर करना, है ना? और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, मतलब कि जो भी आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाना है, सबसे पहले वो प्रिपेयर करके आओ, ताकि अपन उसके ऊपर सवाल जवाब कर सकेंगे। 1 to 1 सेशन एक्चुअल में क्या है? 1 to 1 सेशन का सही मतलब ये है कि आपने अपनी बेसिक तैयारी इंटरव्यू की कर ली है, और मैं आपकी कमियां निकालूं कि नहीं ये और प्रिपेयर करो, इसको और प्रिपेयर करो। वो कमियां तभी निकालने में मजा आएगा जब आप एक बेसिक प्रिपरेशन कर चुके हैं। जब आप आएंगे और मैं आपसे स्टेट का पूछूंगा कि 5 जो है स्ट्रेंथ बताओ, आप वही नहीं बताएंगे, तो फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन तो क्या ही पूछूंगा, है ना? तो इसलिए सबसे पहले बेसिक प्रिपेयर कर लो, उसके बाद में आप उसकी कमियां निकालो कि आप इसमें ये और चीज प्रिपेयर करो, ये यहाँ से प्रिपेयर करो। फिर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, सर मेरी हॉबी व्यक्तिगत रूप से ये है, इसको मैं क्या कैसे प्रिपेयर करूं, तो वो आप मुझसे पूछेंगे। तो 1 to 1 सेशन का मतलब है 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जिसमें मैं आपसे आपकी कमियां उजागर करने की कोशिश करूंगा, और आप मुझसे वो सवाल पूछेंगे जो आपको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसका आंसर जानना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, इसका आंसर प्रिपेयर करो, और मैंने आपको 3 4 थीम दी, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर प्रिपेयर कर लिया होगा। आप अपने वो नोटबुक लेके आएंगे जिसमें नोट्स बने हुए हैं, मैं आपसे पूछूंगा, लो भैया बताओ आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, ठीक है? तो फिर अपन देखेंगे आपका जो आंसर है क्या वो सही लाइन पर है कि नहीं है, कुछ और शब्दों को जोड़ना चाहिए, कुछ और लाइन को जोड़ना चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। सर मैं टीएसपी एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे टीएसपी एरिया से रिलेटेड क्या क्या तैयार करना चाहिए? देखो टीएसपी एरिया में किस तरीके से रूल वहां पर चलता है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है, लद्दाख को लेकर क्या प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और टीएसपी एरिया बाकी एरिया से कैसे अलग है,
ये तो आपको स्पेसिफिकली अलग से प्रिपेयर करना ही है। बाकी अपने अपने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करनी होती है वो तो है ही है। कुछ क्वेश्चन जो अभी अभी मतलब अभी तुरंत मेरे जो दिमाग में आए वो एक ही 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में लद्दाख के बारे में, टीएसपी एरिया में क्या पावर होती है, आपको क्या स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं, क्या दूसरे क्षेत्रों को टीएसपी एरिया में शामिल करने के क्या प्रोविजन है, मतलब किस बेसिस पर किया जाए, टीएसपी एरिया कौन डिक्लेयर करता है ना, वो सारी चीजें। जी सर। और मैंने बीटेक से 2008-12 बैच में की थी कंप्यूटर साइंस में। बीटेक 12 का बैच 2012। 2012 ओके में ठीक, कंप्यूटर में सर, तो गैप ठीक है। काफी आ, तो अभी मैं उसको ग्रेजुएशन को कैसे सर कितना डेप्थ तक पढूं? देखो बेसिक तो आपको प्रिपेयर करना ही है। एक अपने सब्जेक्ट के लिए कोई भी एक लेमन व्यक्ति को जो चीजें आनी चाहिए उतनी तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। कोई भी एक ऐसी बुक, अब उसमें अपने सिलेबस में तो क्या बहुत सारी अलग अलग बुक्स थी, एक ऐसी हाँ बुक जो सर। मार्केट में आपको मिल जाए जिसमें कि मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो उसका बेसिक जो है उसमें सारा दे रखा हो, वो ले आओ। या फिर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई रिवीजन क्लास हो उसको देख लो। एक बेसिक आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी में ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में नॉर्मली नहीं पूछे जाते, तो हम उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा तैयार करने को नहीं कहते, लेकिन आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं तो उसको अपन को डिटेल में तैयार करना पड़ेगा। और डिटेल का कोई अंत नहीं होता, उसमें इतनी डिटेल कि भाई अपन उसका आंसर नहीं करे तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये क्या ग्रेजुएशन क्या की है फिर। सर जैसे 8 सेमेस्टर थे, 8 सेमेस्टर के सर मैंने अभी तक तो जैसे जो सब्जेक्ट्स थे अलग अलग उनके इंडेक्स देख के हर एक चैप्टर पे एक एक दो दो लाइन जैसे कुछ बोल सके, जैसे एल्गोरिथम है तो बस 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 एल्गोरिथम क्या इतना होता ही है, करना है। डाटा स्ट्रक्चर। ये परफेक्ट तरीका है। किसी को ग्रेजुएशन की में बहुत टाइम हो गया, सबसे बढ़िया तरीका है ग्रेजुएशन वाली जो किताबें हैं वो जहां पर भी मिल जाए उसकी सबसे पहले इंडेक्स चेक कर लो। और इंडेक्स में हर पॉइंट पर आप जो वो दो चार लाइन आपके पास में होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर बता दो। यदि डेप्थ में चले गए, उसके भी ज्यादा डेप्थ में चले गए, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप मना कर सकते हो। घबराहट जो मत करो। और अभी अपने जो बेसिक नोट्स है, क्योंकि यदि आपने बेसिक नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किए, खास तौर पर जिनका पहली बार इंटरव्यू है, तो वो तो फिर 1-to-1 सेशन का उतना फायदा भी नहीं मिलेगा। तो पहले अपने बेसिक नोट्स वोट्स प्रिपेयर कर लो, जो भी आपको बेसिक्स बातें बताइए वो प्रिपेयर कर लो, उसके बाद में 1-to-1 सेशन में आओ। हेलो सर। अब हाँ हाँ जी प्रभुदयाल जी बताओ। जी सर, एक चीज आपने जब क्लास ली थी उस टाइम बोला था वो इकोनॉमिक रिव्यू को इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप बताने का बोल रहे थे। मैंने जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव वाला बोला था, हाँ ये हाँ। बोला था बेसिक एटिकेट्स वाली क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने क्लास ली जिसमें कि स्टेट का पूरा स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है ना। उसमें जो नए डेटा हैं जीडीपी के, उसके अकॉर्डिंग एक बेसिक सर्वे में जो जो चीजें कैसे तैयार करनी है वो मैंने बताया हुआ है उसमें। आप स्टेट वाली क्लास में उसको देखो। ओके। मैं अमिता बोल रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं नहीं आंसर कर पा रही थी उस वक्त। और बाकी हॉबी जैसे डायरी राइटिंग है तो वो भी बहुत एनालिटिकल कि आज क्या लिखा, आज क्या लिखोगे, ऐसा करके। और ये उसके बहुत बाद बेसिक सर, क्वेश्चन है, ये हाँ, एनालिटिकल का है डायरी राइटिंग में नहीं आज नहीं के लिए वो बहुत तो ही बहुत बेसिक। सही था, वो मेरे सही गए थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट से थे वो बहुत एनालिटिकल थे। और सर पूरा जैसे पॉलिटी पे चला गया था तो नहीं वो जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या एनालिटिकल पूछा। सर जैसे मुझसे ये पूछा कि जो गंगा सिंह जी है, पहले तो उनकी सारी जो उन्होंने क्या क्या किया, और कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी जो स्थान महाराणा प्रताप को मिला है वो उनको क्यों नहीं मिल पाया। तो हम्म मैं उस वक्त पहले इतना मैंने सोचा नहीं था, तो मैंने कहा सर एक रीजन ये हो सकता है कि हिस्ट्री जो लिखी जाती है सर कहीं ना कहीं उसमें जिसका ज्यादा मेंशन होता है वो उतना हाईलाइट हो जाता है। और दूसरा सर ये बोल सकते हैं कि उनकी कोई ज्यादा वीरता के जो है वो प्रमाण नहीं दिखते इतने। सोशल इश्यूज पे उन्होंने काम किया है, वाटर अवेलेबिलिटी पे काम किया है। और लेकिन तो फिर पर मैं उसमें थोड़ा फंबल कर रही थी कि समझ में नहीं आया कि हम्म। मैं कैसे आंसर दूं। अपन जो इंटरव्यू देते हैं उसका रीजन यही होता है कि एक तो हमें नए क्वेश्चन मिल जाए, हम्म। दूसरा जो मैंने आपको एक बताया था कि कुछ सेकंड्स के लिए पॉज किया जाए जिसमें फिर अपन सोचें कि वाकई में यदि ये क्वेश्चन फाइनल में पूछते हैं तो अपन को क्या बोलना चाहिए। इसका आंसर मतलब इस तरीके से किया जा सकता है कि जो हिस्ट्री है उसमें संघर्ष को जो है ना वो ज्यादा स्थान दिया जाता है। भाई आप यही जो बात है वो जो जयपुर के जो राजा हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, विजयनगर के जो शासक हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, साउथ इंडिया के जो शासक हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। तो इतिहास में उन राजाओं का ज्यादा स्थान देखने को मिलता है जो कि संघर्ष जो है वो उनका ज्यादा प्रभावी रहा हो।
प्लस उसके इसमें एग्जाम्पल आप महाराणा प्रताप का दे सकते हो। सेकंड जो आपने बताया वो भी एक सही बात है कि इतिहास में जिसको ज्यादा पढ़ाया जाता है उसमें फिर अपन जी मुगल सर। शासकों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कई अलग अलग रीजन होते हैं कि किन कारणों से कोई भी राजा जो ज्यादा प्रसिद्ध हो। एक रीजन है कि इतिहास में संघर्ष को ज्यादा स्थान दिया जाता है ना। जैसे कि आप देखोगे भगत सिंह को बहुत ज्यादा स्थान दिया जाता है। इधर जो है यही बात इधर पूछी जा सकती है कि भगत सिंह को बहुत ज्यादा स्थान दिया जाता है, या फिर अभी इन दिनों सावरकर पर बहुत ज्यादा बात चल रही है, जबकि जी सर। हमारे क्रांतिकारी तो और भी बहुत सारे रहे। तो हम्म। उनके ऊपर उतना डिस्कशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो ज्यादा बड़ा संघर्ष है। और फिर दूसरा जो आपने मेंशन किया कि भाई जिसका ज्यादा पढ़ाया जाएगा, मुगल काल है तो ज्यादा पढ़ाया गया है। अच्छा, अहोम साम्राज्य है असम का, उसको पढ़ाया नहीं गया। उसमें पहला वाला जो मेरा लॉजिक था कि संघर्ष वाला, तो वो वहां पर बैठता फिट बैठता है। लेकिन वहां पर सेकंड लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई उसको पढ़ाया नहीं गया। तो दोनों तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। और फिर तीसरा आपने वो भी लॉजिक अच्छा दिया कि उनको युद्ध के मामले में अपन देखें, और खास तौर पर खुद के लोगों के लिए युद्ध, उसमें कोई बड़ा वो नहीं दिखता। योगदान। और उनकी जो ज्यादातर चीजें थी वो अंग्रेजों के साथ में थी, तो इसलिए जो है उनको बड़ा स्थान और नहीं सर मिला। जैसे एसआईआर पे क्वेश्चन पूछा था कि आपने एसआईआर जो है वो फॉर्म भर दिया, तो मैंने कहा सर मैं यहाँ रह रही हूँ और सर मेरे घर वालों ने उन्होंने भर दिया है, तो फिर वो उसका पूछ रहे थे, तो वो मेरे पास था नहीं कि उसमें क्या क्या था। तो दूसरा आज सर वही मैंने आज एसआईआर पे सेशन लिया। अब आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। हाँ आपसे पूछा जाए कि एसआईआर का फॉर्म भर दिया, तो आपको कहना बिल्कुल भर दिया। वो कहेंगे आप तो वहां पर गए नहीं, बोलो कि सर घर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम जो एनुमरेशन फॉर्म होता है उसको ऑनलाइन भर सकते हैं, और मैंने ऑनलाइन भर दिया है। कौन सी वेबसाइट पर भर सकते हैं वो और पता करके सीईओ राजस्थान पे जाके वहां से भर सकते हैं, सर, तो वो पता कर लो। एक और बीएलओ पे क्वेश्चन है कि बीएलओ जैसे टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, तो सर क्या एसडीएम जो है वो बीएलओ हो सकते हैं? मतलब क्वेश्चन ये था कि जो एसडीएम है वो बीएलओ हो सकते हैं, जो ट्रेनी एसडीएम है वो बीएलओ हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने कहा सर ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये देखो दो तीन चीजें इसके अंदर कि बीएलओ को अपॉइंट जो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, और उसकी जो ड्यूटी है कि पर्टिकुलर कहाँ लगाया जाए, उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो एसडीएम के पास में भी पावर उसके अंदर उसको लेकर है परमिशन के साथ में। और एसडीएम को बीएलओ के रूप में बनाने का औचित्य ही नहीं है। तो आप ये कहोगे कि एसडीएम बीएलओ नहीं होते हैं, और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग बूथ लेवल का जो ऑफिसर है उसमें जो उपखंड लेवल का जो अधिकारी है उसको नहीं लगाया जाता है ना। वो बूथ लेवल का है, ग्राउंड लेवल का है, उसमें उपखंड का जो व्यक्ति है उसको नहीं लगाया जाएगा। और फिर उसको लगाया जाएगा तो उसकी जो बाकी जो उसके काम है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका जो काम है वो सुपरविजन करना है, ना कि ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना है। तो इसमें आप दो लॉजिक दे सकते थे। पहला तो ये कि जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग वो उस लेवल का नहीं है, बूथ लेवल का नहीं है। और दूसरा ये उनके काम इम्पैक्ट होते हैं। तो ये दो तीन चीज आप उसमें बता सकते थे। और सर जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि एनएचआरसी है तो उनके चेयरपर्सन, तो मुझे वो भी याद नहीं आ रहा, मैंने उसमें भी सॉरी बोल दिया। कोई इशू नहीं एसएचआरसी है। है, ऐसे मैंने तो कहा इतने कि सारे मैंने, जो है कमीशन है, उन सब के चेयरपर्सन अपन को याद हाँ नहीं हो सकता। वो बड़ा इशू कहाँ है, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर जैसे एक वो जैसे मेरी कुकिंग हॉबी है, तो कहा कि इसमें क्या स्पेशल है, ये तो महिलाएं करती ही हैं। और मैंने कहा सर महिलाएं करती है, मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि मैं उसको बर्डन नहीं मानती, और मुझे खुद को ये पर्सनली इंटरेस्ट है मेरा कि मैं उसको हम्म। बर्डन की तरह नहीं देखती, और मुझे डिफरेंट डिशेस बनाना और वो भी पसंद है। और दूसरा ये कि जैसे पहले महिलाएं जो है वो घर पे रहती थी, और मतलब और तो अब जो है वो चेंज आया है। इससे आपको नहीं लगता कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है एक तरीके से? मैंने कहा सर ये जो चेंज है ये कैसे प्रभावित कर रहा है? तो मैंने तो उस वक्त तो मुझे यही आया, तो मैंने कहा सर चेंज इज नेसेसरी एंड चेंज इज इनएविटेबल। और सर जो सोसाइटी के रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो सर लोगों ने ही बनाए हैं, और उनमें रिफॉर्म भी टाइम एंड अगेन जरूरत भी है। और जो चेंज है सर उससे हम उस स्ट्रक्चर को खराब नहीं बोल सकते कि खराब है, इवन हम बोल सकते हैं कि ये और मजबूत हुआ है। तो हाँ सही वो बात है। है। अब इसमें जेंडर डिस्पैरिटी कम हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, वुमेन जो वो खुद घर से बाहर जाके काम कर रही हैं। एसआईआर को लेकर और किसी को कोई सवाल, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है, ऐसे ही कोई एसआईआर को कुछ लेकर कुछ पूछना चाहेगा क्या? सर वो बीएलओ को इतना स्ट्रेस हो रहा है ना, इसकी वजह से पेपर में पढ़ा था कि तमिलनाडु में वगैरह वो सबको सामूहिक बुला लेते हैं और फिर एक साथ फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं ना, ताकि उनका थोड़ा काम का बर्डन भी कम हो सकता है। हाँ, ये अपन एक उसके रूप में बोल सकते हैं कि यदि मान लो क्वेश्चन बीएलओ के
प्रेशर को लेकर है, तो मैंने 2-4 बातें जो बताई कि इंसेंटिव भी दे रहे हैं और हम्म, उनको जो है मोटिवेट भी कर रहे हैं। उसके हम्म, साथ-साथ अपन ये कह सकते हैं कि उनके काम को कम करने के लिए इनोवेशन के तौर पर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिसमें कि सर मुझे तमिलनाडु का एक जो एक एग्जांपल है वो मुझे बहुत सही लगा, जिसमें कि कलेक्टिव वे के अंदर सब लोगों को एक साथ बुला लिया गया। हालाँकि इसमें कुछ चैलेंजेस हैं कि सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होना और वो थोड़ा-सा मुश्किल है, पर कुछ जगह पर और कुछ समय में ऐसा किया जा सकता है, तो उससे उनका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। अल्टीमेटली काम बीएलओ को करना ही है, लेकिन उनका काम जल्दी हो जाए इसके लिए बहुत अलग-अलग तरीके यूज़ किए जा रहे हैं। जिसमें कि मैट का यूज़ करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स का यूज़ करना, कलेक्टिवली उनको एक साथ बुला लेना, जागरूकता के लिए काम करना, तो ये सारे उसी का एक पार्ट है। तो ये बोला जा सकता है। आत्महत्या कर ली तो उसके बारे में अभी क्या राय है? हमसे पूछे थे फिर हम क्या इसका जवाब दें? एसआईआर पर आप ना एक बार सेशन देख लोगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी इंटरव्यू में एसआईआर पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग आप सभी का आंसर कर पाएंगे। कोई उसके बाद में कोई नई अपडेट है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो सारों का आप आंसर कर पाएंगे, भले ही कितना ही ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, भले ही कितना ही टेक्निकल पूछ ले। और सर जैसे एक क्वेश्चन में अध्यापक को तो ये बोल सकता है कि क्या अध्यापक को बीएलओ क्यों बनाए और क्यों नहीं बनाए? अपन ये इसमें ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से उनका जो टच है वो ज्यादा है, प्लस उनकी जो ड्यूटी है वो वर्किंग आवर थोड़े से कम होते हैं, इसलिए जो वर्किंग आवर है उसका जो थोड़ा सा यूज किया जा सकता है। प्लस अभी जो एग्जाम वगैरह चल रहे थे इसलिए थोड़े से टीचर फ्री भी थे, तो कुल मिलाकर जो वोटिंग जो होती है उसके अंदर टीचर्स को लगाए जाने का यही कारण है कि वर्किंग आवर जो है ना उनके कंपेरेटिवली कम है। आप पुलिस से आप कंपेयर करो तो उनके वर्किंग आवर ज्यादा रहेंगे, आप दूसरी किसी सर्विस से कंपेयर करो तो वर्किंग आवर ज्यादा रहेंगे, उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी जो वो कम रहेंगी, टीचर्स की सॉरी टीचर्स की छुट्टियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी, इस वजह से उनको लगाया जाता है। प्लस एक और चीज है कि जो टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से शिक्षित है, आप ये उम्मीद आंगनबाड़ी वर्कर से नहीं कर सकते, आप ये उम्मीद किसी मैट से नहीं कर सकते, तो ये उसका एक रीजन रहता है। और तीसरा कि वो ग्राउंड लेवल से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। सर एसआईआर से रिलेटेड नहीं है सर मेरा डाउट, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था सर आज। बताइए। सर उसमें मुझसे पूछा था पंचायती राज इंस्टीट्यूट को आप 0 से 10 के स्केल पर कितना रेट करेंगे? तो देखो कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में है ना ऐसा कि आप 0 से लेकर कितना रेट करेंगे, तो 5 से कम तो बोलना ही नहीं है। और सबसे सर बढ़िया जो रेटिंग है 7-8 परफेक्ट रेटिंग है, क्योंकि भले ही आप उस इंस्टीट्यूट के पार्ट हो, भले ही आप नहीं हो, सबको पता है सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। एक तरीके से जब आपसे किसी इंस्टीट्यूट की रेटिंग पूछी जा रही है ना, तो इसका मतलब आपसे उस इंस्टीट्यूट के पॉजिटिव और नेगेटिव्स ही पूछे जा रहे हैं। आप कहोगे कोई भी एक रेटिंग दोगे 7 या 8 परफेक्ट रेटिंग है, ये रेटिंग देके आप कह सकते हो, मतलब आपसे पूछे जाएंगे 7 क्यों, तो उसमें पॉजिटिव बताओ, 2 नंबर क्यों काटे, तो क्या सुधार की कमियां मत बताओ, उसमें बताओ कि क्या सुधार किया जा सकता है और जो कि काम चल रहे हैं लेकिन अभी एग्जीक्यूट होने बाकी है। ऐसे भी मत कहो कि वो काम हो ही नहीं रहा, एग्जीक्यूट होने बाकी है और वो काम चल रहा है, इसलिए वो 2-3 पॉइंट्स रखे हैं। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती, 10 में से 10 कभी भी नहीं देना, इसका मतलब 10 में से 10 देने का मतलब है कि सुधार की गुंजाइश खत्म कर दी आपने। और 5 से कम भी नहीं देना, 5 से कम देना मतलब कि आपका उस इंस्टीट्यूट को लेकर या सरकारी संस्था को लेकर आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो ऐसा जब भी सवाल आए ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको हमेशा 7 से 8 वाली रेटिंग में रखें। एक सर पूछा था कि पुरानी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बनाए और नई ने उसको कम कर दिए, तो आपको क्या लगता है वो पहले जो जिले बने थे उनका मतलब पॉलिटिकल रीजन था क्या? नहीं देखो, ऐसी कभी भी चीजों को ना कभी भी एक क्लियर आंसर नहीं करना चाहिए, इनका एक घालमेल वाला आंसर करना चाहिए। एक एग्जांपल ऐसा वाला पकड़ो, एक एग्जांपल ऐसा वाला पकड़ो, दोनों टाइप के एग्जांपल पकड़ो और उसमें कहो कि नहीं सर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जिनमें वाकई में आवश्यकता थी। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर था, जैसे कि अनूपगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया था कि सर अनूपगढ़ जो है वो गंगानगर जो शहर है, जो जिला मुख्यालय है, वहां से लगभग कोई 100-150 किलोमीटर पड़ता है, तो ऐसे में वाकई में आवश्यकता थी तो वहां पर बनाया गया। हालांकि सर कुछ जगह ऐसा भी लगता है जहां पर की पॉलिटिकल जो इक्वेशंस है उनको फिट करने की कोशिश की गई, जैसे कि सर डीडवाना कुचामण, वहां पर की दोनों शहरों के नाम से रखना, जबकि जिला मुख्यालय तो कोई एक होगा, तो उसमें ऑफिसेज को बांटना पड़ेगा, तो वहां पर पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी फिट करने की कोशिश की गई। तो आपने दोनों एग्जांपल बता दिए, एक जगह जहां लगे कि नहीं पॉलिटिकल इक्वेशंस नहीं थे और एक जगह बता दिए कि पॉलिटिकल इक्वेशंस थे, ठीक है ना। पर ओवरऑल सर इसमें जो है जो रिव्यू है उसकी आवश्यकता थी और उसको सही समय पर रिव्यू किया गया और समिति के नाम बता के बताओ कि इस समिति की रिकमेंडेशन पर किया गया, थैंक यू है ना। आपने उसमें क्या आंसर किया? सर। मैंने तो कहा था कि पहले बना दिए थे, फिर बाद में कमेटी स्तर पर इसका रिव्यू हुआ,
तो उसमें कुछ मतलब अभी आवश्यकता नहीं थी उसकी, शायद भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो बना दिए जाएंगे सर। नहीं तो इसका मतलब कमेटी ने जो है वो जो अभी आवश्यकता थी उसको ध्यान में ना रख के भविष्य के हिसाब से बना दी, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए अपन दोनों तरीके के एग्जांपल उसमें रखो। और ये तो एक मस्ट प्रिपेयर्ड जो है टॉपिक है, जो कि अपना तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। और यदि आप उस क्षेत्र के आसपास से आते हो तो आपसे पूछे जाने की संभावना और ज्यादा है। तो इस टॉपिक पे तो प्रिपेयर करना ही है। इवन मैंने भी जो आंसर किया वो थोड़ा सा सरफेस लेवल का है, इसमें और 2-3 अच्छे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। और कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर जो बातें बताई गई है उसमें से 4-5 कंक्लूसिव पॉइंट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये हो गया सरफेस लेवल की बात, बोल बच्चन वाली बात। इसमें कुछ कमेटी की कुछ एक आधा कोई कोट कर देगा, एक आधी कोई बात हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो डाउनलोड कर लो, या फिर उन्होंने क्या क्या बातें बताई कहीं न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाएगा, 2-4 बातें पता करनी है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, थैंक यू सर। देखो ये जिससे भी जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उन सबका सबके लिए महत्व है कि आपसे अभी तक आपने मॉक नहीं दिया, लेकिन आपसे भी यही लगभग यही क्वेश्चन मॉक में पूछे जाएंगे। जो SIR है, मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर है, जो वीडियो है, जो कंप्यूटर निर्देशक हैं, जो पटवारी हैं और जो तहसीलदार भी हैं, उनसे SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिस पर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि वो लगातार पूछ के उस दिन बोर नहीं हुए हैं तो आप मान के चलो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो जिले वाला चेंज करने वाला भी जो क्वेश्चन पूछा वो भी बनता है। तो ये जो टॉपिक जो भी डिस्कस हो रहे हैं, तो साथ के साथ उसको नोट डाउन भी कर लोगे ना, तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, तो वो आपको हेल्प करेगा। जैसे आज अपना बेसिक ये था कि SIR पर डिटेल में पूछ लो। कल या परसों जो अपन राज्यपाल वाला वो डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आप राज्यपाल वाले से कहीं पर भी किसी भी मॉक इंटरव्यू में कुछ भी प्रश्न पूछा गया है तो आप उसके ऊपर पूछ सकते हैं मुझसे। जूम सेशन का अपना यही मतलब बेसिकली रहेगा। हाँ जी गणेश जी बताओ। अगर मैं ये संसद टीवी पे SIR को लेके एक डिबेट देखी थी सर मैंने, तो उस पे हम्म। पूर्व चेयरमैन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो वो इसके हम्म। नेगेटिव थे। वो बोल रहे थे कि जो डुप्लीकेसी की जो शिकायत आ रही है उसके लिए तो एक ERO नेट करके उनका कोई प्लेटफॉर्म है, मतलब उससे ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। और इसके अलावा बोल रहे इससे पहले जितना SIR हुआ है वो नए राज्यों के सीमांकन के टाइम में हुआ है, अभी नहीं हुआ। ये उसके मतलब नेगेटिव बोल रहे थे। इन पॉइंटों का क्या वो मायने है? ये ERO नेट क्या होता है इसके बारे में जानना था। वो बोल रहे थे इससे सब पता लग जाता है, डुप्लीकेसी अपने आप दूर हो जाती है, SIR की जरूरत नहीं है। ERO नेट जो है ना, इसके अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कहाँ पर वोट फिर भी मैपिंग उसके अंदर आवश्यक रहेगी, है ना। आप इसको सर्च करना ERO नेट को, फिर भी उसके अंदर जो है ना मैपिंग आवश्यक रहेगी। ERO नेट एक प्लेटफॉर्म इसके अंदर बनाया गया है जिसके माध्यम से आप कहाँ पर क्या वोट है किसका वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी जिसके जैसे मान लो कि पुराने वालों के तो हो गए, नए वालों का डुप्लीकेसी का नहीं पता लगेगा, इसलिए उसके बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी बात है इसकी पॉजिटिव्स भी तो बहुत सारे हैं, तो उन पॉजिटिव्स को जैसे मान लो कि जो मृतक है उनके वाला बताया जा सकता है, घुसपैठ वाला है वो बताया जा सकता है, तो काउंटर उसको लेकर किया जा सकता है। और आपने एक पॉइंट और उसमें जोड़ा था नेगेटिव्स में, क्या उसमें बोल जोड़ा रहा था कि SIR पहले जितने हुए हैं सर, इस पहले वो नए राज्यों के जो सीमांकन हुए हैं तभी हुए, तो इसलिए बोला SIR की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने पॉइंट बोल रहे थे डिबेट में। हाँ नहीं सही बात है उनका। जो आप देखोगे ना तो 2002 में हुआ SIR, उसका रीजन यही था कि वर्ष 2000 के अंदर कई सारे नए राज्य बने, ठीक है ना, उस वजह से हुआ। लेकिन वो प्रोसेस कोई हमेशा तभी होती है ऐसा नहीं है। इससे पहले लगभग 9 से 10 बार अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग टाइम में मिला के 9 से 10 बार हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ सीमांकन पर ही होगा ऐसा नहीं है। अच्छा, जहां तक सीमांकन की बात है उसको भी अपन देखें तो तेलंगाना 2014 के अंदर बना तो वो नया राज्य बन चुका। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो था वो नया हो चुका। और गोवा वाला जो है, सॉरी आपके दमन दीव और वो उसका भी जो वापिस सीमांकन हो चुका। तो इसलिए भी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए सीमांकन लगातार होने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये आप इसमें काउंटर कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट हमें अगर आप कहीं से अवेलेबल करा दो थोड़ा उनका आइडिया हो जाए किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। नए मेंबरों का हमें कुछ पता नहीं है। पर वो कैसे पॉसिबल है? मतलब वो स्टूडेंट यदि हमें देगा तभी तो हम करवा पाएंगे। वो हाँ, वो कैसे हमारा तो सर कोई कांटेक्ट है ही नहीं ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू दे रहे हैं। चलो मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन पक्का नहीं कर सकता, मुश्किल है। अपने आप पर असिस्टेंट प्रोफेसर को देखेंगे कोचिंग से जो थोड़ा संपर्क किया जा सकता है, स्पेशली जो जो 3 नए प्रोफेसर मेंबर की इंटरव्यू लेते हैं, एक बार उनसे संपर्क करके बात करके देखते हैं। और उसके अलावा एक रिक्वेस्ट थी, जो लास्ट सेशन हॉबी पे लिया था जिन सर ने, उनका नाम मैं भूल गया, पंकज उनका सिचुएशनल ओपिनियन वाले क्वेश्चन पे एक सेशन और उनका करवा दो। बिल्कुल करवा देंगे। क्या मतलब एग्जैक्ट क्या पॉइंट रखना चाहते हो? क्या किस पॉइंट पर? सिचुएशनल पर, ओपिनियन वाले क्वेश्चन पे जो हॉबी पे जो जिन सर ने क्लास ली थी ना सर, बढ़िया था क्या उनका? हाँ सर बढ़िया शानदार।
ठीक है, तो अपन एक सेशन जो उनका उस टॉपिक पे और करवा देंगे। थैंक यू सर। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि नए राज्यों के सीमांकन के बाद परिसीमन का, उसमें उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि अब से पहले जब भी एसआईआर हुआ है वो परिसीमन के बाद हुआ है, क्योंकि जब लास्ट पर जब उसमें जो एसआईआर पॉलिसी है अपनी उसमें ऐसा उल्लेख किया हुआ है कि जो परिसीमन के उपरांत जैसे कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव होता है तो उसके लिए एसआईआर किया जाता है, और अपना अभी परिसीमन 2026 में होगा। और जो ये डुप्लीकेसी वाला मामला है ये सबसे पहले असम राज्य के लिए आया था, मतलब असम राज्य में 2016 चुनाव के समय आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया था उनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुद आगे से बोला था कि इस डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए आप अपने क्षेत्र में एसआईआर करवाइए। तो जब 2016 से सुप्रीम कोर्ट का मामला इस पर लंबित है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अभी जैसे 12 राज्यों के फर्स्ट जब इन्होंने अनाउंस किया हुआ इन राज्यों में एसआईआर होएगा, उसमें इन्होंने असम को उससे क्यों बाहर रखा? तो ये एक जो अपना राजनीतिक विमर्श का भी एक हिस्सा है, तो भाई इसको कैसे हैंडल करें, ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई पूछ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसको मैंने आंसर भी किया है। देखो मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर वो आप देखो। वो डिस्क्लेमर ये है कि हमें किसी मुश्किल प्रश्न से बच के निकलना है, हमें उसके साथ डिबेट नहीं करनी होती है, हमें बच के निकलना होता है ना। जैसा पहला आपने कहा सीमांकन वाला, अब बात उनकी लॉजिकल है कि सीमांकन के बाद किया जाता है, ताकि जैसे अभी एसआईआर के अंदर क्या है कि हरियाणा और पंजाब से जो लोग आए हुए हैं उनको लेकर सबसे बड़ा चैलेंज वो रहता है। तो बात सीमांकन वाली सही है, लेकिन अब एसआईआर तो सरकार ने कर दिया है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं सर एसआईआर करना ही नहीं चाहिए था, हमें बच के निकलना है। अब बच के निकलने का लॉजिक क्या है? बच के निकलने का लॉजिक है सर तेलंगाना में तो हुआ ही है, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला भी हुआ है, गोवा दमन दीव और दादर नगर वैली वाला भी हुआ है, तो वो बच के निकलने का रास्ता हो गया। ठीक है। दूसरा जो आपने कहा कि असम वाला मैंने आज वीडियो में भी डिस्कशन किया था, वो ये कि असम के अंदर सिटीजनशिप रूल अलग है। तो अभी जो एसआईआर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं और जब असम में किया जाएगा तो इन दोनों के अंदर गाइडलाइंस में डिफरेंस होगा। और सिटीजनशिप रूल अलग कैसे हैं? तो भाई पहली बात तो शुरुआत से अलग है, उसके बाद में अभी जो सीए 2019 आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो किया, उसके अंदर असम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के अंदर सीए को लागू नहीं किया गया था, तो वहां के सिटीजनशिप रूल अलग हो गए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो आपके इंडिया है उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनका दिया गया स्टेटमेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ना, तो आप उन्हीं के आंसर को कोट करो बिना उनका नाम लिए हुए। उनसे पूछा गया कि असम को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये आंसर किया कि असम के जो आपके सिटीजनशिप रूल है वो अलग है, इसलिए उनका जब किया जाएगा तो अलग गाइडलाइंस के साथ किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन में अंतर क्या है? देखो इंटेंसिव, इसका पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूप में ही हो रहा है। इंटेंसिव रिवीजन अलग से कुछ है नहीं। इंटेंसिव का मतलब होगा गहन, गहन का मतलब होगा कि एक एक घर पर जाकर, इंटेंसिव शब्द जोड़ने का मतलब क्या है, तो एक एक घर पर जाकर जो है वो रिवीजन किया जा रहा है। स्पेशल शब्द का मतलब होगा कि कभी कभार होता है, कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं है, इसलिए स्पेशल शब्द जोड़ा। कभी कभार होता है, 2002-3 में हुआ था और अब 25 में हो रहा है, तो इसलिए स्पेशल है। तो स्पेशल शब्द का मतलब और अकेले इंटेंसिव रिवीजन तो कुछ होता ही नहीं है, रेगुलर रिवीजन होता है। 4 टाइप के रिवीजन बताए हुए हैं, उसमें से इंटेंसिव रिवीजन अकेला तो कोई शब्द ही नहीं है। सर इलेक्शन का ही क्वेश्चन है। अभी आज के पेपर में आया था कि रूलिंग पार्टी है ना, इलेक्शन कमीशन भले इंडिपेंडेंस बताते हैं, लेकिन जब वो बिहेव करती है, जब एक्शन लेती है ना, तो अब लगता नहीं कि वो इतनी इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ और उसके बाद में इन्होंने वो 10,000 वो शिफ्ट कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए ना ऐसे। जब यही चीज जब राजस्थान गवर्नमेंट में हुई थी कांग्रेस में, वो स्मार्टफोन योजना, तब ये नहीं करने दिया था, रोक दिया था बोल के कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है स्टार्ट, और ये पहले ही बजट में बोला था, उसके बाद में भी नहीं करने दिया। तो इंडिपेंडेंस कहाँ है सर? देखो अब ये जो सवाल है ये वाकई में एक बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए हमें बस इसका ना एक रास्ता ढूंढना है। अब आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अपन यहाँ पर किसी पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए हम कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, हमें मुश्किल प्रश्नों को इंटरव्यू से बच के निकलना है। अब इस प्रश्न का एक्चुअल जो आंसर है वो क्लियर दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ मामलों में पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा है,
आपने एक एग्जाम्पल दिया, और यदि आपको फेवर में 2-3 और एग्जाम्पल देने तो मैं एक और बता देता हूँ कि जो आपके तारीख है, चुनावों की जो तारीख है, वो भी उसी तरीके से थोड़ी सेट की जाती है। जैसे कि अभी जो 10,000 वाली जो स्कीम आपकी जो बात कर रहे हो बिहार वाला, उसके अंदर जो है 4 घंटे पहले ही उसको वो एक बड़ी जो किस्त है वो दी गई, और उसके 4 घंटे बाद में तारीख अनाउंस की गई। लेकिन अब इसका पब्लिकली जो है हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि वाकई में रूलिंग पार्टी को पता था, ठीक है ना? तो ये इसका वो एग्जाम्पल हो गया। अब आपका जो कहना है वो बहुत ही जायज सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है किस्त उसको कैसे जाने दिया। इसका सवाल का आंसर वाकई में मुश्किल है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इससे पहले जिस तरीके से काम किया है उसमें वाकई में जो भी कोई पार्टी इस तरीके के प्रोग्राम लेके आती है उसको वो रोका हुआ है उन्होंने। राजस्थान के अंदर भी रोका हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका बेसिक लेटर एंड स्पिरिट के अंदर देखें तो भी यही कहता है कि रोक देना चाहिए था। तमिलनाडु के अंदर भी जो उन्होंने ऐसा काम किया था, रोक दिया था। अब इसको हमें बच के निकलने के लिए कोई एक ऐसे कुछ शब्दों का जाल बुनना पड़ेगा जिससे कि इसमें बच के निकला जाए। इसमें कह सकते हैं कि सर इस विषय पर, ऐसा अपन ये कह सकते हैं कि सर इस विषय पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। कई जगह पर ऐसा भी हुआ है जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन चीजों पर पाबंदी नहीं लगाई, और कई जगह पर ऐसा भी हुआ है। तो सर ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी जिस किसी को भी इस बात को लेकर आपत्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्लेरिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ही ज्यादा सही से बता सकता है, और इसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। तो हमें इसमें बच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाने वाला क्वेश्चन है। इस पर अपन क्लियरली ये नहीं कह सकते कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गलत नहीं किया, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गलत किया है, क्योंकि अपन दोनों में फंसेंगे। इसलिए बढ़िया तरीका होता है जहां दोनों में फंस रहे हो वहां पर सजेशन वाली गली निकाल दो, कोई एक सजेशन के साथ में बात करो। जैसे राजस्थान और दिल्ली में दिल्ली में एलजी ने जो रोक लगाई और यहाँ पर जो सर इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया, तो जो राजस्थान और दिल्ली मॉडल था वो था फ्री बेज, मतलब उसमें फ्री में था सब कुछ। और जो बिहार वाला मॉडल है उसमें जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री आजीविका योजना के तहत 2 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। जैसे अपने राजस्थान में भी एक योजना है, तो उस 2 लाख 18 प्रकार के जो व्यवसाय है उनके लिए वो ऋण दिया जा रहा है, जैसे लखपति दीदी में। तो उस ऋण की ये एक किस्त थी, ना कि ये कोई फ्री बीज था भाई इसमें सब कुछ वापस नहीं लिया जाएगा। तो क्या इसका ये जवाब दिया जा सकता है भाई ये एक फ्री बीज ना होकर एक ऋण था, जो बस उसका समय एक इलेक्शन से पहले था, तो वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है भाई, इसको डिले किया जा सकता था। पर इसका मॉडल दिल्ली और जैसे अपन और राज्य का उदाहरण लेते हैं वो वाला नहीं था। तो ये दे सकते हैं क्या उत्तर? देखो बहुत बढ़िया आपने आंसर जो इसके लिए बुना है ना, ये देने को दिया जा सकता है। हालांकि इसमें मैं काउंटर क्वेश्चन बताता हूँ कि किस टाइप का बनेगा, लेकिन ये आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हो ना पूरी तरीके से अलग वाला बात, ठीक है अभी कुछ जो वो पैसा उन्होंने वो ट्रांसफर किया, इसमें आप एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हो कि सर जैसे पीएम किसान है उसमें 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है, तो वो भी रेगुलर बेसिस पर दी जाती है ना। तो वो भी जैसे कि वो दी जाती है तो वो भी एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपने उल्लंघन बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरवल पर दी जाने वाली स्कीम है। लेकिन इसमें काउंटर क्वेश्चन जो आपके मैं कह रहा हूँ देना चाहिए आपको, ये आंसर देना चाहिए, लेकिन आपसे ना एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मोबाइल फोन है वो भी तो एक तरीके से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का ही एक तरीका है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का तरीका है, वो भी तो सरकार की एक सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है। आप पूरे तरीके से फ्री भी कैसे कह सकते हो उसको? क्या मोबाइल फोन देना पूरे तरीके से फ्री भी कह दोगे आप? नहीं सर, इसमें है ना भाई ऋण तो नहीं है ना, ये तो ऋण है वो ऋण नहीं है, तो ये हो सकता है कि भाई वो तो ऋण है वो वापस नहीं, इसमें ऋण में ना 2 कंपोनेंट है। आप इसमें जो जीविका वाले जो बिहार वाली योजना है उसको गलत तरीके से देख रहे हो। इसमें 2 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं वो 10,000 रुपए जो शुरुआती है वो ऋण नहीं है। जी जी वो ऋण नहीं है, वो वापस नहीं लिए जाएंगे। अब सरकार ने ये कहा है कि इसके आगे के जो रुपए दिए जाएंगे वो परिस्थितियों के अनुरूप ऋण के रूप में दिए जाए। ऋण को लेकर भी क्लियर नहीं किया सरकार ने। एक सर्कुलर तो ये जारी किया जिसमें कहा गया कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, उसमें अपन स्वरोजगार वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं। जो भी इस पूरे मुद्दे को नहीं समझ पा रहा है उनको मैं एक बार थोड़ा वापस क्लियरफाई कर दूं। बिहार के अंदर चुनाव हुए, चुनाव के अंदर सरकार ने जीविका दीदी के माध्यम से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 10,000 रुपए तो एक मुश्त रूप में दे दिए और बाकी 1,90,000 रुपए दिए जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि ये ऋण है या फिर जो है ये अनुदान है।
तो अनुदान वो होता है जो कि वापस नहीं लौटाना, ऋण वो है जो कि आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, या हो सकता है बिना इंटरेस्ट आपको वापस देना है। अब पहला मुद्दा तो ये कि क्या ये ऋण है या अनुदान है, इसको लेकर सरकार ने बहुत अधिक क्लेरिफाई नहीं किया, एक सर्कुलर के माध्यम से कहा कि ये वापस नहीं लिया जाएगा, है ना। तो यानी कि शायद ये ऋण नहीं है। और जो पहले 10,000 रुपए ये तो निश्चित तौर पर ऋण नहीं है, जो पहले 10,000 रुपए ये तो निश्चित तौर पर ही ऋण नहीं है। इसको बचने का तरीका यही हो सकता है कि इसमें ये कह सकता है कि सर वो पहले से चल रही स्कीम थी, उसकी जो पहले की जो कुछ किस्तें हैं वो पहले ही दी जा चुकी थी, अब पहले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद नहीं दी है, उसकी पहले ही कुछ किस्तें कुछ लोगों को किस्तें दी जा चुकी थी। ये कह के ये अपन बच सकते हैं। और बाकी उसके साथ साथ एक सजेशन जरूर जोड़ देना, आप जो भी अपना बचने का तरीका निकाल रहे हो उसमें एक सजेशन जरूर जोड़ देना, क्योंकि इस पे काउंटर क्वेश्चन 100% आएगा और विद जो है वो लॉजिक आएगा, और उस लॉजिक का आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये वाला यदि प्रश्न आता है ना, तो इसमें अपन को सजेशन जरूर जोड़ के अपना लॉजिक रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। है ना। बाकी इस पे मैं और भी आपको 2-4 बातें और बता दूंगा एक बार जब अपन इस मुद्दे पर मिलेंगे ना, फ्री बीज वाले टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे एक दिन, तो उसमें अपन इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल को लेकर और डिस्कस करेंगे। और बाकी लोगों को देखो, आज का जो अभी जो सेशन अपना चल रहा है ना, मुझे वाकई में बहुत सही इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे जो टफ क्वेश्चन है वो लोगों को मिल रहे हैं, तो आप खुद से उसका आंसर तैयार करें। अमिता दिस साइड, अमिता। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रही थी जो नए मेंबर्स आए ना उनकी, तो वो सर जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने एक नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट था, उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे तो पीएचडी होल्डर्स आते हैं, नेट जेआरएफ क्लियर किए हुए आते हैं, यूपीएससी जो देते हैं वो आते हैं, आपको क्या लगता है, आप तो एकदम जनरल अपनी डिग्री करके आए हैं। तो सर वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने भी सिर्फ बीएससी किया है, उसके बाद उतना कुछ किया नहीं, तो उसका सर कैसे काउंटर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। देखो ये ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से फुल टॉस होती है, जिसमें आपको कुछ नीचा दिखाने की या फिर आपको थोड़ा सा उस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही हो, तो ये होता है आपके लिए एक फुल टॉस। या फिर जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया कि आपको तो इतना टाइम हो गया, 10 साल हो गए और अब आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, इतने दिनों आप क्या कर रहे थे, ये फुल टॉस होता है। फुल टॉस में सिंपैथी कार्ड को ले आओ। सिंपैथी कार्ड कैसे, तो सिंपैथी कार्ड उसके अंदर ये ले आओ, पहली बात तो ये कहता हूँ कि सर उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आरएस का एग्जाम देने की, उसकी योग्यता यही रखी गई है, और सर हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत ज्यादा जो है उस समय में समझ मुझे नहीं थी, इसलिए जो मुझे उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो ठीक लगा मैंने वो पढ़ाई की। लेकिन जब मैं आरएस की तैयारी में आया, सिविल सर्विस की तैयारी में आया, तो मैंने भी बाकी जो चीजें हैं उसको खूब डिटेल में पढ़ा है, और मेरा जो सिलेबस है उसको मैंने उसी विशेषज्ञता के साथ पढ़ा है, और मैं आज उनके साथ compete कर पा रहा हूँ। सर ये मुझे लगता है मेरी प्रतिभा का कुछ अंश है जो शायद ठीक लगे, ठीक है ना। यानी कि इसको सिंपैथी से जोड़ दो कि मेरी परिस्थितियां नहीं थी उस समय में, हमें इस पीएचडी वगैरह के बारे में इतना डिटेल में चीजें पता नहीं थी, और दूसरा ये कि अब भी हम उनके साथ compete कर पा रहे हैं, वो भी यही एग्जाम दे के आ रहे हैं, हम भी यही एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो उसके साथ हम compete कर पा रहे हैं, तो ये तो अपनी कौशल है ना, ये तो अच्छी बात है। अगर बैकग्राउंड में पॉलिटिकल साइंस हो तो इसे किस डेप्थ तक पढ़ सकते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो एक सब्जेक्ट का पूछ लो कि वो किस डेप्थ तक पढ़ सकते हैं, वो किस डेप्थ तक पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो आरएस में आने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें तो मैक्सिमम जितनी डेप्थ आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पूरा आना चाहिए, क्योंकि आपने प्री मेंस दोनों में पढ़ा हुआ है, मेरी रिवीजन क्लासेस पढ़ी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको थ्योरी वाला पार्ट आना चाहिए, उसके लिए आप एथिक्स का रिवीजन कर लो। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ बच ही नहीं जाता। थ्योरी में बेसिक थ्योरी तो आई जाएगी, बचेगा क्या थ्योरी में, क्या बचेगा, डेमोक्रेसी क्या होती है ना, या फिर वोटिंग राइट्स को लेकर, तो वो प्रकार की कुछ चीजें बचेंगी। तो अपने सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अपनी जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी इंडेक्स देख ले, और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो मोटा मोटी 2-2 4-4 लाइन सब पे बोलने के लिए होनी चाहिए। सर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं इस हिसाब से। फिर एनसीईआरटी तो यार आती होगी ना, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस वाला कोई है तो साइंस वाले को मैं जरूर कहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जो आरएस में जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, उसकी एनसीईआरटी तो आती होगी ना। ऐसा कोई एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में तो दे नहीं रखा, बेसिक सी बात है, वो तो अपने सिलेबस में वैसे ही है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो तो आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे और आरएस क्यों कर रहे हो। अगर उसका आंसर में मैं ऐसे ये बोलूँ कि राजस्थान में पली बड़ी हूँ तो राजस्थान के लिए काम करना चाहती हूँ, तो फिर वो एक फैक्टर है, तुम रीजनलिज्म वो हो, मतलब वो एक आ जाता है कि रीजनलिज्म फैला रहे हो, यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब तो उस चीज को कैसे आंसर करना है।
नहीं, पहली बात तो यूपीएससी की तैयारी को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछते, पर फिर भी यदि अपन पूछते हैं तो अपन को क्यों बोलना है राजस्थान? उनको कौन सा पता है कि अपन यूपीएससी का जो वो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अपन को यही कहना कि हम तो सर जो हम तो दोनों की मैं तैयारी कर दी। मैं तो सिविल सर्विस का, क्योंकि सिलेबस जो वो एक जैसा ही होता है, मैंने तो आरपीएससी का भी एग्जाम दिया और यूपीएससी का भी एग्जाम दिया। और इस बार का जो मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा था, पर मेंस में मेरा वो नहीं दिया होगा, नहीं, उनको थोड़ी पता है। यूपीएससी का मेंस भी दिया था, मेंस में हो नहीं पाया। और यदि आप जब तक आपके यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं तब तक बोल दो मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, या फिर चलो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। इसको बोलना थोड़ा सा क्या डाइसी है, इसलिए डाइसी है क्योंकि उनको लगता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये यूपीएससी में चले जाएंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है इसका यही आंसर रखना कि सर या मैम, आरएस का और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, इसलिए जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगी तो मैंने दोनों के एग्जाम दिए। और मैं जो भी पहला दूसरा अटेम्प्ट है मैं इंटरव्यू दे ही रही हूँ आरएस का, इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, लेकिन मैं उसमें उतना वक्त नहीं दे पाई, इसलिए मैं जो है वो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया, है ना? बस इस तरीके से बोल दो। सर आशीष गौतम इस साइड। जी सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने आरपीएस डाली है, तो ओके। उसे मुझे किस हद तक किस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर लूँ, कहाँ तक डेप्थ तक जा सकता हूँ मैं? सबसे पहले तो यही कि आरपीएस ऊपर क्यों रखी, आरएस क्यों नहीं? तो सर एक्चुअली मुझे पुलिस सर्विस का ही शुरू से वो है, जुनून है, तो मुझे उसी में जाना है सर, इस वजह से। मतलब क्यों है जुनून? ये तो जनरल आंसर हो गया ना, मुझे पुलिस सर्विस का जुनून है। इसके पीछे कोई कहानी जोड़ो। अच्छा, कोई कहानी से लिंक करना पड़ेगा इसको? मेरे हिसाब से कहानी से लिंक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जनरल आंसर है कि मुझे जो है ना जुनून है। इसकी बजाय कोई कहानी से लिंक करो इसको। अच्छा, ऐसी सजेस्ट कोई कहानी तो है नहीं, तो फ्रेम करनी बना पड़ेगी लो, कुछ? फ्रेम अच्छा कर लो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कितने क्या पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन? पुलिस की हायरार्की, जो आपको वो जो आप ये कह रहा है कि मुझे पुलिस का बहुत जुनून है, तो फिर आप जो पुलिस की हायरार्की पूछ लेंगे, है ना? ठीक है। पुलिस में कौन से ऐसे जो राइट्स हैं जो पुलिस को नहीं होते, जैसे अपन जो आर्टिकल 33 में पढ़ते हैं, कि कौन से ऐसे जो राइट्स हैं वो पुलिस को नहीं होते, इस टाइप की चीजें पूछ लेंगे, है ना? पुलिस के जो अलग अलग जो हायरार्की है उसके वाइज जो वर्दी किस टाइप की होती है वो पूछ लेंगे। इस टाइप की सारी बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आप इसके प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यू दो, ग्रुप डिस्कशन करो, और इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको ग्रुप डिस्कशन से।